आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। करीब 1000 शब्दों का यह जो लेख है विशाल शॉर्ट हैंड क्लासेस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। डिक्टेशन में आए हुए कठिन शब्दों व आउटलाइन के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हिंदी शॉर्ट हैंड की बेसिक व एडवांस क्लासेस के लिए आप हमारे ऑफलाइन बैचेज जल्द से जल्द ज्वाइन करें। तो डिक्टेशन शुरू होती है अगले 5 सेकंड पश्चात। सुनने में भले ही यह घिसी पिटी बात लगे, लेकिन यह कॉलम पढ़ रहे बहुतेरे पाठकों ने अनुभव किया होगा कि उनके जीवन काल में बदलाव की रफ्तार आश्चर्यजनक तेजी से बढ़ी है। हमेशा से ही सब कुछ ऐसा नहीं था। 1960 और 70 के दशक में जिस भारत में मैं बड़ा हुआ, उसमें अमूमन ज़्यादा कुछ बदलता नहीं था। चीज़ें धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत परिवर्तन लेती थी। वो बदलने में इतना समय लेती थी कि अक्सर तो कोई उन पर गौर भी नहीं कर पाता था। मिसाल के तौर पर वर्ष 1975 में लोग जैसे घरों में रहते थे, परिवहन के जैसे साधनों में यात्राएं करते थे, जिन चीज़ों का उपभोग करते थे, जो पढ़ते थे, जिन माध्यमों से संवाद करते थे, घर कार्यालय में जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते थे, दूरदर्शन या आकाशवाणी पर जो देखते या सुनते थे, आदि इत्यादि। वर्ष 1950 की तुलना में बहुत ज़्यादा अलग नहीं हुआ करता था। पैरा। लेकिन 1975 और 2000 के बीच तो जैसे ही दुनिया बदल ही गई थी, और उसके बाद भी बदलाव की लहर और तेज ही हुई है। हमारे देश में बुलेट ट्रेन की गति से बदलाव आए हैं और होते ही जा रहे हैं। इनके साथ हम भी बहे चले जा रहे हैं। अलबत्ता 1991 का साल भारत के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था, लेकिन उससे पहले के 10-15 सालों में लोग पहले ही अनेक बदलाव देख चुके थे, जैसे कि रंगीन टीवी का अवतरण, वामपंथियों के विरोध के बावजूद कंप्यूटरों की आमद, काम करने की जगहों पर नई तकनीक का इस्तेमाल, जैसे वर्ड प्रोसेसर और फैक्स मशीनें। लेकिन उदारीकरण के साथ ही विदेशी कारों और कंप्यूटर उत्पादों की भीड़ लग गई। नए कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और ईमेल का पदार्पण हुआ। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और इंटरनेशनल कॉल सेंटर चलन में आए। ऐसी फील्ड्स में भी कंपनियां जन्म लेने लगी जिनके बारे में लोगों को पहले पता ही नहीं था। मेरी पीढ़ी के नौजवानों को पढ़ाई और नौकरी के वैसे अवसर उपलब्ध नहीं थे। पैरा। इसके बाद बदलावों ने और गति पकड़ी। नए कारोबार शुरू और खत्म हुए। 2005 में जो इंडस्ट्री धूम मचा रही थी, मिसाल के तौर पर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, व 2015 आते आते सस्ते और सटीक वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की कृपा से विलुप्त हो गए। साक्षरता बढ़ गई, लेकिन लोगों ने चिट्ठियां लिखना बंद कर दिया। वे अब कॉल, टेक्स्ट और ईमेल करते हैं। मनोरंजन का साधन टेलीविज़न नहीं रहा, फ़ोन ने उसकी जगह ले ली। स्क्रीन पर किताब पढ़ी जाने लगी। अब तो लाइब्रेरियां भी प्रासंगिक बने रहने के लिए कंप्यूटर वर्क स्टेशन इंस्टॉल करने लगी है। पैरा।
किसने सोचा था कि घर से भी काम किया जा सकता है, लेकिन महामारी के बाद यह न केवल संभव हुआ बल्कि बहुतों की पहली पसंद भी बन गया। काम का स्वरूप भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कारण बदल गया। ऑफिस ज़्यादा से ज़्यादा पेपरलेस होने लगे। टेलीमेडिसिन में नई खोजें की जा रही है। हर हफ्ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इन जैसी दूसरी फील्ड्स में महत्वपूर्ण परिवर्तन की खबरें सामने आती है। अब हम भरोसे से नहीं कह सकते कि आने वाला कल बीते कल के जैसा ही दिखेगा। पैरा 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में जब टेलीफोन की इजाद की गई थी और बिजली और ऑटोमोबाइल में नए बदलाव की लहर आई थी, तो उस समय के लोगों ने भी वैसे ही नाटकीय परिवर्तनों को अनुभव किया होगा। विशेषज्ञों का मत है कि इन आविष्कारों के बाद दुनिया जिस तरह के उथल पुथल के दौर से गुजरी थी, वही हमारे युग में भी दोहराया जाएगा। आज 5 क्षेत्रों में नाटकीय तकनीक प्रगति देखी जा रही है। रोबोटिक्स और रिमोट कंट्रोल्ड मशीनें, एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन तकनीक और डीएनए सीक्वेंसिंग, ये सभी बदलाव एक साथ हो रहे हैं और आने वाले समय में हमारे जीवन को बदल देने की क्षमता रखते हैं। अमेरिकी अन्वेषक रे कुर्ज़वेल कहते हैं, हम 21वीं सदी में 100 नहीं 20,000 सालों की प्रगति देखने जा रहे हैं। ऐसे में सभी को बदलाव की लहर के साथ बहना ही है। जो रुकेगा पीछे रह जाएगा। पैरा विगत 14 तारीख को गोवा और उत्तराखंड के मतदाता वोट देने के लिए घरों से बाहर निकले। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार गोवा ने 79 तो उत्तराखंड में 63% मतदान हुआ। इन राज्यों में वर्ष 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में ये आंकड़े 2% कम थे। 2017 में गोवा के 81% तो उत्तराखंड में 65% मतदान दर्ज किया गया था। पश्चिमी यूपी में भी पहले 2 राउंड की वोटिंग के दौरान मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में क्रमशः 1 और 4% कम रहा। पैरा चुनावों में मतदाताओं की कम या ज़्यादा सहभागिता पर 2 विचार प्रचलित हैं। क्या मतदान का अधिक प्रतिशत हमेशा ही वोटरों के सत्ता विरोधी एंटी इनकम्बेंसी मिजाज को दर्शाता है, और क्या कम संख्या में मतदाताओं का वोट डालने आना यह बताता है कि वे सत्तारूढ़ पार्टी के काम से संतुष्ट हैं और उसे एक बार फिर अवसर देना चाहते हैं। आज मतदान के प्रतिशत को लेकर अनेक आकलन किए जाते हैं। वहीं इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसके कम या ज़्यादा होने का चुनावों पर क्या असर पड़ता है। पैरा वैसा कहने का एक कारण है। अतीत में हुए चुनाव के विश्लेषण से मिले डाटा बताते हैं कि मतदान प्रतिशत और चुनाव परिणामों के बीच सीधा संबंध नहीं है। सबसे पहले लोकसभा चुनावों को देखें। अभी तक 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 7 में मतदान प्रतिशत बढ़ा है और 7 में घटा है। 1957 और 2009 में पिछले चुनावों की तुलना में मतदान में कोई बदलाव नहीं आया था। जिन 7 लोकसभा चुनावों में मतदान पिछले चुनावों की तुलना में बढ़ा, उनमें से 3 बार सत्तारूढ़ पार्टी फिर से चुनी गई, जबकि 4 बार
उसने सत्ता गंवाई। इसी तरह जिन 7 लोकसभा चुनावों में मतदान घटा, उनमें भी 3 बार सत्तारूढ़ पार्टी जीती और 4 बार हारी। जिन 2 चुनावों में मतदान में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया, उनमें सत्तारूढ़ सरकार को पुनः शासन चलाने का अवसर दिया गया। संपूर्ण समाप्त। आशा है आपने डिक्टेशन पूरा लिखा होगा। नेक्स्ट डिक्टेशन आप तक जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।